आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम दंगल 2024 में आप तमाम का फिर एक बार खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग नागर कर्नूल में हैं। नागर कर्नूल जो तकरीबन हैदराबाद से 120-130 किलोमीटर पर है और यहाँ आने की ख़ास वजह ये है, यहाँ पर जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो थोड़ा हटके हैं। उसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ के जो BRS पार्टी के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है। आप जो है वेटरनरी डॉक्टर रह चुके हैं, BVSC उन्होंने किया, उसके बाद MVSC किया, फिर उसके बाद IPS किया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर आकर वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो तूफ़ान आया था, रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में जहाँ हर तरफ चर्चा हो रही थी तेलंगाना रियासत में, तो उन रेजिडेंशियल स्कूल्स के पीछे आप ही का हाथ था, आप ही उसके फाउंडर थे, करता धरता थे, बहुत नाम कमाया था। और अब नागर कर्नूल के वो उम्मीदवार हैं BRS पार्टी के। आइए उनसे बात करते हैं, तफसीलात जानते हैं कि कैसा चल रहा है, कैसी इंतखाबी सरगर्मियाँ कैसी हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे प्रोग्राम में। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू इन उर्दू। यस, इससे पहले दूसरे चैनल पे भी दिए थे, लेकिन टी न्यूज़ के लिए सबसे पहला उर्दू का इंटरव्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलने से पहले हमने एक दौरा किया है नागर कर्नूल में। अच्छा। कुछ लोगों से बात की है एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चाह रहे हैं लोग आपको यहाँ पर। कुछ किस्मत की आदमी हूँ मैं, मेरा सौभाग्य है, मैं किस्मत है कि मैं आज नागर कर्नूल के लोग मुझे चाह रहे। तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है बेसिकली? मैं आलमपुर में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी यानी कि वालिद साहब आलमपुर में पढ़ाई किया, उसके बाद आलमपुर में टीचर थे, और माताजी भी आलमपुर में टीचर थे। वहाँ से लेके हम अचमपेट में आ गए, नलामला जंगल में। तो उसमें 25 साल टीचर के जॉब में काम किए, और मेरा 10th क्लास तक मेरा पढ़ाई नागर कर्नूल एरिया में हुआ। उसके बाद मैं इंटर के लिए कर्नूल गए थे। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटरनरी डॉक्टर का कोर्स किया मैंने। तो मेरे पूरा रिश्तेदार सब लोग आलमपुर में है। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई IPS ऑफिसर है तो ही वांट्स ए बेटर पोस्टिंग, अच्छी पोस्टिंग होना, अच्छी जगह पे रहना। लेकिन आपने सब छोड़कर रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ क्यों रुख किया? क्योंकि मेरे माँ एक मज़दूर थी, तो वो बचपन में खेती बाड़ी करने के लिए जाती थी। 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में एक टीचर ने उसको देखा कि एक मज़दूर के घर में और एक मज़दूर पैदा नहीं होना चाहिए, खास करके लड़की। ये तालीम के तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मज़दूर के तरफ जा रहा करके मेरे माँ को, मेरे दादा और दादी को सबको कन्विंस करके उसको सरकार के हॉस्टल में उसको भर्ती किया गया। मेरे माँ सरकारी स्कूल्स में 10वीं कक्षा तक पढ़ी। उसके बाद वो पास हो गई अव्वल नंबर में। वहाँ से टीचर बनी, और टीचर बनने के बाद एक IPS ऑफिसर का माँ बनी, एक डॉक्टर की माँ बनी, और एक प्रोफेसर का भी माँ बनी। तो एक बाल मजदूर जब IPS ऑफिसर का माँ बन सकती है, एक डॉक्टर का माँ बन सकती है, तो ये देश में ऐसे मेरे माँ जैसे सैकड़ों लड़कों लड़कियां हैं। वो सब लोगों का भलाई के लिए मैंने पुलिस नौकरी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया था। उस समय 17 साल का पुलिस नौकरी तब तक कर चुका था मैं। तो दुनिया में अव्वल नंबर का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया था, जहाँ बैरक ओबामा पढ़ा था, जहाँ एक बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग ऐसे बड़े बड़े दन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग, दुनिया के जाने माने लीडर्स जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, उस यूनिवर्सिटी में फिर एक बार तालीम लेने के लिए मैंने गया था। तो वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद फिर वापस आके मैं पुलिस वर्दी पहनने के बजाय मैंने तालीम के क्षेत्र में आया। तो मेरा मकसद एक ही था कि मेरा माँ जैसा लोग, कई लड़कियां हैं वो बचपन में उसका शादी हो रहा है,
तो बचपन में स्कूल ना जाने के वजह से उसका शादी हो रहा है, फिर मजदूर बन रहा है, मजदूर के ख़ानदान में फिर मजदूरी पैदा हो रहा है। इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए मैंने तालीम के क्षेत्र में आ गया। तो 10 साल किया उसमें, 10 लाख बच्चों को पढ़ाई दिया अंग्रेजी माध्यम में। ये माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी कॉन्सेप्ट आप ही ने दिया था ना? एब्सोल्युटली। क्यों, इससे पहले थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, बहुत कम थे, 20 थे, लेकिन वो बहुत बिल्कुल गंदी रूप में चल रहा था। वो लोगों को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं था वहाँ जाने के बाद अच्छा तालीम मिलेंगे करके। लेकिन जब सोशल वेलफेयर रेजिडेंस स्कूल्स का मैं सेक्रेटरी बना तो KCR साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया, मेरे को बहुत अच्छा याद है, बहुत बारिश गिर रही थी उस दिन। तो KCR साहब ने बोला, प्रवीण जी आपने इतना बड़ा तालीम दे रहे और लाखों लोग आपका हाथों से कामयाब बन रहे, तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी ऐसा क्यों नहीं एक योजना बनाए? तो मैंने बोला बिल्कुल बना सकते सर। तो तुरंत वो मुझे ऑफिस को आने के लिए बोला। मैं तुरंत पुराना सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, उससे बात किया। बात करने के बाद वो बोला कितने लगाएंगे? तो आप जितना बोल सकते उतना बना। पहले तो 71 लगाएंगे करके 71 स्कूल्स लगाए। उसके बाद शेफीला करके मेरे दोस्त था IFS ऑफिसर, उसको लगाया सेक्रेटरी। शेफीला को मैं बुला के, शेफीला और AK खान साहब, हम तीनों मिलके एक बढ़िया प्लान बनाया। वो 1 साल बहुत अच्छा चला उस स्कूल्स ने। मैं खुद शेफीला को पर्सनली गाइड किया। उसके बाद KCR साहब को बहुत अच्छा लगा एक कॉन्सेप्ट। कई लोग KCR साहब के ऊपर प्रेशर भी लाया, सब उर्दू का मीडियम में लगाएंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी से उर्दू जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला, और KCR साहब ने बोला उर्दू तो कैसे भी आप घर में भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी जो है बहुत कीमती वाला, सिर्फ अमीर लोग भेज रहे, गरीब लोग को ये मौका नहीं मिल रहा। इसीलिए KCR साहब ने ये कहा कि अंग्रेज़ी माध्यम में ही चलना है करके बोला। तो ऐसा अभी 210 हो गया, 210 से ज़्यादा हो गया स्कूल्स। अभी डिग्री कॉलेज तक चलेगा? डिग्री कॉलेज तक चलेगा। अगर KCR साहब होते तो अब डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकता था, एक वेलफेयर यूनिवर्सिटी बन सकता था। ये सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स हैं जी। फिर उसके बाद माइनॉरिटीज का जो लगा है पूरा सेम है ये? सेम। अच्छा, सेम। तो वहाँ पे कितने हॉस्टल्स थे वो? वहाँ पे सोशल वेलफेयर का 280 है। अच्छा। जब मैं ज्वाइन होने से पहले 130 था, KCR साहब ने उसको 280 बनाया। 280। तो अभी आप जो है BSP में थे, BSP से आप BRS में आए जी। तो कोई ख़ास वजह? खास वजह ये है कि BSP बहुत अच्छा, कांशीराम जी ने बहुत बड़े जाने माने लीडर है देश में, सामाजिक न्याय के लिए, देश में गरीब लोगों का इंसाफ़ी के लिए वो बहुत बड़ा त्याग किया। कांशीराम जी ने देश को ये नारा दिया, खास करके देश के गरीब जनता को ये नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो वोट हमारा, राज भी हमारा, वही चलेगा वही चलेगा, यही चलेगा यही चलेगा करके कांशीराम जी ने एक बढ़िया नारा दिया। वो नारा से मैं बहुत बड़ा प्रभावित हूँ। इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी में, जैसा नौकरी का इस्तीफ़ा देके 7 साल का नौकरी बचे हुए थे मेरे। अच्छा। मैं DGP बन सकता था, स्टेट का DGP, ये मुल्क का DGP बन सकता था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सियासत में आने का बहुत इच्छा था। और कांशीराम जी का जो रास्ता कांशीराम जी ने बनाया, उस रास्ता में चलने का बहुत शौक़ था, जुनून भी था। तो इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। और 2.5 साल मैं 300-350 दिन मैं ख़ानदान से दूर रह के, फैमिली से दूर रह के, मैं 4000 गाँव में घूमा और 50,000 किलोमीटर सफ़र किया। लाखों लोगों को बहुजन समाज पार्टी और इसका आइडियालॉजी, विचारधारा, आइडियालॉजी सबके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश की। मैं सिरपुर इलाका से चुनाव लड़ा और मैं हार भी गया, लेकिन मुझे 45,000 वोट मिले। 3 महीने काम किया, 45,000 वोट मिला। उसमें पूरा माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी पूरा मेरे साथ थे। तो उसके बाद मैंने सोचा ये हम कोई दूसरा रास्ता पे जाना चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करने के बाद भी हमारे ज़्यादा वोट नहीं गिरा, इसका मतलब कुछ है। तो इसीलिए मैंने गठबंधन के बारे में सोचा, अलायंस के बारे में। तो मैं मायावती जी का परमिशन लेके BRS और BSP का अलायंस किया। और अलायंस करने के बाद पता नहीं क्या हो गया, मार्च 15 को, इस साल में मार्च 15 को मायावती जी ने अलायंस को बर्खास्त किया। तो मैंने बोला ये अलायंस हमको मंजूर नहीं है, तो अलायंस को बंद करो। तो मैंने बोला मैडम, हम आपका इजाज़त से ही मैंने अलायंस का बातचीत शुरू किया KCR जी से। तेलंगाना आवाम को हमने
सब लोगों के सामने हम ऐलान किया कि अलायंस जारी रहेगा और अब हम 3 सीट मांगे और 2 सीट दिया, हैदराबाद और नागर कर्नूल। फिर अब बोल रहे अब अलायंस बंद करने के लिए, तो हमको ये मंजूर नहीं है, हम आपका पार्टी से बाहर जाना चाहते करके हम पार्टी से इस्तीफा दे के बाहर आ गया। तो सिंस मैं केसीआर जी को एक वादा दिया था कि गंगा जमुना तहजीब का बरकरार करने के लिए और ये देश में फ़िरका परस्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए और दस्तूर की हिफाजत के लिए और गरीब लोगों का हिफाजत के लिए, माइनॉरिटीज़ की हिफाजत के लिए, माइनॉरिटी का हक, मानव अधिकार के हिफाजत के लिए और तालीम के हिफाजत के लिए मैंने आपको वादा दिया था मैं बीआरएस के साथ काम करूंगा करके। सो वही वादा निभाते हुए मैं बीआरएस में शामिल हो गया। एक चीज़ देखने में आई है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ एससीज जो है थोड़े हमेशा सेक्युलर पार्टीज़ के साथ रहे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा उसमें थोड़ा डिवीज़न आ गया है। उसकी वजह मेरे को नहीं लगता एससीज फ़िरका परस्तों के साथ जाते करके, मेरे को तो नहीं लग रहा। शेड्यूल कास्ट हमेशा गरीब लोग और सेकुलर पार्टीज़ के साथ ही रहे, फ़िरका परस्तों के साथ कभी भी नहीं जाएगा, वो लोगों को मालूम है। पिछले दिनों में हो सकता था ये लोगों का क्या बोलते हैं पूरा क्या बोलते हैं मैजिक वगैरह देख के ये लोग थोड़ा इधर उधर हो गए, लेकिन अभी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। तो देश में क्या हो रहा, देश में दस्तूर के खतरा कैसे है, संविधान का खतरा कैसे है, देश में आरक्षण का ख़त्म कैसे होने वाला है, रिजर्वेशंस का कैसे ख़त्म होने वाला है, कोटा कैसे ख़त्म होने वाला है, ये सब लोग इस चीज़ जान रहे हैं। इसीलिए मेरे को नहीं लगता इस बार बीजेपी को वोट डालेंगे। मैं चाहता भी नहीं हूँ बीजेपी। मंदकृष्ण मादिगा अकेला बीजेपी के साथ घूम रहे, उसके साथ शेड्यूल का समाज नहीं है। एक उसके साथ 5% ऐसा होंगे, मगर 95। कैसा महसूस हुआ आपको बीआरएस के कैंडिडेट बनने के बाद? अच्छा लग रहा है। बीआरएस कैंडिडेट बनने के बाद मुझे बीआरएस कैडर बहुत अच्छा प्यार और मोहब्बत से लोगों के अंदर लेके जा रहा और जीतने का उम्मीद बहुत हर दिन बढ़ रहा है हमारा ग्राफ। और कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो रहा है और अब लोग सोच रहे कि बीजेपी का असली मुकाबला प्रवीण कुमार देने वाले हैं यहाँ और देश में। इसीलिए मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ, बीजेपी फ़िरका परस्तों का पार्टी है। बीजेपी का समय में बीजेपी नया संविधान देश में लागू करना चाहती है, नया दस्तूर लाना चाहती है, और नया दस्तूर में मुसलमानों को वोट नहीं मिलने वाला है, नया दस्तूर में क्रिश्चियंस को, ईसाई लोगों को वोट नहीं मिलने वाला है। तो फिर नया दस्तूर में आरक्षण खत्म हो जाएगा। दस्तूर तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तो आप लोग इस चीज़ क्या करेंगे? उसका हिफाजत करेंगे, उसका हिफाजत के लिए हम किसी भी कुर्बान के लिए तैयार हैं। तो बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे, इसीलिए हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बिल्कुल हराना चाहते हैं। उसके ऊपर ये साजिश के खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहता है, न केवल तेलंगाना में पूरे देश में आवाज़ उठाना चाहता है, इसीलिए हम बीआरएस में आ गए। तो ये बात आप आवाम तक लेके जा रहे हैं? बराबर, हर दिन हर चीज़ हर फल हम वही काम कर रहे हैं। हम मुसलमान समाज को खास करके, मुसलमान और ईसाई समाज को खास करके हम ये कह रहे हैं कि आप नादानी से आप कांग्रेस, आप समझ रहे कांग्रेस आपका हिफाजत करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बीजेपी इतना डेंजरस पार्टी है, कांग्रेस भी उतना ही डेंजरस पार्टी है। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ। ये देश में मुसलमानों के खिलाफ जितना जुर्म हुआ वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, कांग्रेस के सत्ते रहने में हुआ, कांग्रेस के हुकूमत में हुआ। दंगे मेरठ, मुरादाबाद, जहानाबाद, गुजरात, मुंबई सब कांग्रेस के ज़माने में हुआ। नेल्ली असम में कांग्रेस के ज़माने में हुआ, ठीक है। बाबरी मस्जिद किसके ज़माने में टूट गई? कांग्रेस के ज़माने में टूट गई। बीजेपी किसके ज़माने में उठी? कांग्रेस के ज़माने में उठी, राइट। और राजेंद्र सचार के कमेटी का जितने भी रिकमेंडेशंस है किसके ज़माने में पूरा ख़त्म हो गई? कांग्रेस के ज़माने में। कांग्रेस कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाई कांग्रेस ने। रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या किया? कमीशन किया, मगर उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं किया ना कांग्रेस पार्टी ने। अभी कांग्रेस क्या हिफाजत देगी, सच जाने। एनआरसी सीए का जिक्र करते हैं लोग, ये बताते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो एनआरसी सीए लागू हो जाएगा।
लेकिन कोई भी लीडर सामने आके ये नहीं बोलता कि हम लागू होने नहीं देंगे। ये बदकिस्मत है आज देश का। देश को मुसलमानों का, ये पार्टीज़ को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का भलाई नहीं चाहिए। ये देश में मुसलमानों का एक भाईचारा, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि हम सब एक है, हम धर्म डिफरेंट होंगे लेकिन हम एक है। वो भाईचारा जो है वो नहीं होने दे रहा। ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं। एनआरसी, सीएए के खिलाफ लड़ने का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। खास करके दस्तूर के हिफाजत के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे। अगर बात करें तो भी ऊपर से बात कर रहे। अब देखिए राहुल गांधी जी, इतना ड्रामा चल रहा है देश में। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं हम संविधान का हिफाजत करेंगे। प्रियंका जी बोलती है संविधान के हिफाजत, संविधान यानी कि दस्तूर की हिफाजत करेंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री वजीर आलम रेवंत रेड्डी साहब ने जाके दिल्ली में आपकी अदालत के प्रोग्राम में बोलते हैं मोदी जी को वोट डालो। कैसे देखते हैं? मोदी जी को वोट डालो, बड़े भाई छोटे भाई। तो जब अमित शाह जी ने आरक्षण के खिलाफ चेवेला में बात किया, अमित शाह ने जो बोला मुसलमानों को आरक्षण गैर संवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी रिजर्वेशन। तो क्या किया कांग्रेस ने उस दिन? क्यों कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया पुलिस स्टेशन में? क्यों कांग्रेस ने जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों शिकायत नहीं किया? तो ये पूरा गेम है। यहाँ के वजीर आलम आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, वो कुछ भी नहीं करेंगे। मैं इसीलिए मैं मुसलमान समाज, मुस्लिम कौम को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आपका हिफाजत कांग्रेस से नहीं होता, प्रवीण कुमार जैसे लोगों से हिफाजत होता। बेशक मैं बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच में काम कर चुका हूँ। एक एक पार्टी का क्या एजेंडा है, बाहर का क्या एजेंडा है, अंदर का क्या एजेंडा है। केसीआर साहब जैसे लोगों का होता है। केसीआर साहब का टाइम में एक दंगे बताओ, एक कर्फ्यू बताओ थे। केसीआर साहब ने वजीर आलम कब बना? 2014 जून 2 तारीख को। 2014 से लेके 2024 तक एक कर्फ्यू का समय बताओ? बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसा दंगे करने वाली पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी कराने वाली पार्टी है, उसको सबर करने वाली, यानी कि उसको कम्युनिटी, उसको एंकरेज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए मैं कांग्रेस को बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं ये नहीं चाहता हूँ मुस्लिम समाज कांग्रेस को समर्थन दे, बिल्कुल नहीं होता। बीआरएस पार्टी जरूर, प्रवीण कुमार, केसीआर जी, केटीआर, ये लोग बराबर इसका हिफाजत करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पर्सनली बोला पीएफआई के बैन के खिलाफ मैं लड़ाई की। मैं बोला जब पीएफआई को तुम बैन कर सकते, तुम्हारे पास सबूत है तो बताओ देश को। आरएसएस के खिलाफ भी तुम बैन करना चाहिए ना। तो आरएसएस का फ्रंट स्वामी असीमानंद का बयान में ये कुल्लम कुल्ला बोल रहा है, हमको ऑर्डर मिल गया। ये नहीं है कि मेरे बात नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के तफ्तीश में ये बाहर आ गए कि ये आरएसएस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। गौरी लंकेश का मर्डर कैसे हुआ, गोविंद पंसारी का कैसे मर्डर, कलबुर्गी के कैसे हो गया मर्डर, ये सब लोग का कैसे मर्डर हो गया, कौन किया, किसका आदेश दिया? नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, पुलिस ऑफिसर्स तो सेम नहीं, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रहे, केसीआर साहब का रहो या रेवंत रेड्डी का रहो, पुलिस ऑफिसर्स आर सेम, एवरीबडी इज सेम बिल्डिंग, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम लॉ एंड ऑर्डर, सेम। फिर जब भी हुकूमत बदलती तो फिर आइडियोलॉजी क्यों बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। पुलिस के पीछे बॉसेस रहते हैं, पॉलिटिकल बॉसेस, वो लोग रोक लगा देते हैं, वो लोग डायरेक्शन देते हैं, तुम नहीं करे तो कोई दूसरा करेगा। अच्छा, तो ऐसा पुलिस वाला, पुलिस ईमानदार से काम करता है उसको बाहर हटा देते हैं। जो बेईमान है, जो उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, उसी लोगों को करते हैं। इसीलिए तो संजीव भट्ट जेल में है। संजीव भट्ट क्यों जेल में है? संजीव भट्ट जानते हैं, IPS ऑफिसर गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी का दंगे फसाद को क्वेश्चन किया था। संजीव भट्ट जी क्यों जेल में है? क्योंकि वो मोदी जी की बात नहीं सुना, मोदी जी की बात सुना और कमीशन का सामने बयान ये दे रहा था कि हमारे उस समय का गुजरात का मुख्यमंत्री जी ने हमें आंख बंद करने के लिए बोला करके, पूरा बयान में है, रिकॉर्ड्स में है। इसीलिए संजीव भट्ट जी का जेल हो गया।
उसको कन्विक्शन भी आ गया। तो फिर क्या फ्यूचर है हमारा? फ्यूचर ये है, हम बहुत बड़ा लड़ाई करके संविधान को यानी कि दस्तूर को हिफाजत करना है। अगर दस्तूर गए तो हमारा ज़िंदगी पूरा अंधेर हो जाएगा, खास करके माइनॉरिटीज़ का ज़िंदगी अंधेर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ ये लड़ाई नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस उतना ये नहीं, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर पार्टी है, दिखती है बाहर मजबूत और बहुत कमज़ोर है, लेकिन रीजनल पार्टी से बहुत मेरा उम्मीद है। रीजनल पार्टी ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट को काबू में रख सकते हैं। ये जो मोदी साहब का नारा है 400 पार, वो कहाँ तक पूरा हो सकता है? 200 पार भी नहीं होगा, ये मेरा उम्मीद है। तो फिर उसका फ़ायदा किसको? इंडिया को होगा? रीजनल पार्टीज को आएंगे। रीजनल पार्टीज को इस बार कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा, रीजनल पार्टीज आएंगे तो जरूर। आज बीआरएस बहुत बड़ा, आज सर्विस देखिए ना, 10 सीट तक आ रहा है बीआरएस को तेलंगाना में। यस, कांग्रेस का लापरवाही की वजह से और लोगों को कांग्रेस का झूठी हुकूमत की वजह से आज लोग बहुत नाराज़ हैं और बीजेपी से भी नाराज़ है। इसीलिए बीआरएस को बहुत भारी मात्रा में वोट देने वाले, कम से कम 10 सीट से 12 सीट। ये जो कांग्रेस के गारंटीज़ हैं वो तो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। 0। आगे होने के चांस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उसका सिंसियरिटी नहीं है ना, सिंसियरिटी है तो आ जाएगा, सिंसियरिटी नहीं। आपके वोटर्स को क्या कहेंगे अब आखिरी में? आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो पिछले एमपी साहब ने नहीं किया था? यहाँ बहुत बढ़िया सवाल है। हम पिछले एमपी साहब तो अपना आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके पार्लियामेंट में बैठते थे। वो 222 दिन अपने पार्लियामेंट को अटेंड किया, लेकिन बात किया 6 मिनट। 2,19,000 मिनट्स का टाइम मिलती है पार्लियामेंट में, लेकिन वो 6 मिनट बात किया। सवाल पूछने में तेलंगाना के लिस्ट में आखिरी नंबर में है हमारे एमपी साहब। अच्छा। उसका तनख्वाह 1 लाख था, एयरलाइन ट्रैवल फ्री था, दिल्ली में एक बंगला मिलता था। दूसरे अलाउंसेस भी तो रहते? दूसरे अलाउंसेस भी है, वो पूरा मिलता है। उसको तुमको मरने नहीं देते, देश की सरकार केंद्र से तुम एमपी को मरने नहीं देते, तो पेंशन भी आता। ये पूरा होने के बाद भी तुम 6 मिनट बात करते हैं तो क्या फ़ायदा? मैं ऐसा नहीं हूँ। कांग्रेस के मल्लू रवि जी 2 बार एमपी रहे, 1 पैसा भी काम नहीं किया। 2 बार एमपी रहे, एक माइनॉरिटी को, एक क्रिश्चियन को, एक हिंदू को कुछ नहीं किया। वो एक धर्म को भी कुछ नहीं किया। घर में 6 डॉक्टर है, 1 डॉक्टर को भी नहीं बनाया। लेकिन प्रवीण कुमार जब सियासत से आने से पहले ही हज़ारों गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाया, 10 लाख बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में तालीम दिलाया और हज़ारों बच्चों को इंजीनियर बनाया, पायलट बनाया, नाव के कैप्टन बनाया और 100 से ज़्यादा बच्चों को फॉरेन कंट्रीज भेज दिया। हिमालय भी भेजा था आपने? दुनिया में सबसे छोटी उम्र में एक लड़की हिमालय पर्वत में एवरेस्ट चढ़ी। सबसे ऊंची पहाड़ है दुनिया में, वो एवरेस्ट चढ़ी। वो मेरे समय में, वो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। तो ऐसे कई रिकॉर्ड मैं ब्रेक करने वाला हूँ अब नागर कर्नूल एमपी बन के। इसीलिए नागर कर्नूल का नाम बार बार देश की पार्लियामेंट में बार बार धूम मचाएगा। नागर कर्नूल का नाम बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। एंड तो नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर प्रवीण कुमार कितने खूबियों के हामिल हैं, कितने खूबियों के मालिक हैं। और जब उनसे बात करने को बैठे तो पता ही नहीं चला, इतना वक्त हो गया। और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। और जिस तरह उन्होंने कहा कि एक बार अगर इलेक्ट हो जाएंगे तो बार बार पार्लियामेंट में नागर कर्नूल का नाम गूंजेगा, बेशक गूंजेगा। आप लोग भी उनको मौका दीजिए। और ऐसे पढ़े लिखे लोग हमें चाहिए, और ऐसे सेक्युलर लोग भी हमें चाहिए, और ऐसे लोगों की मदद करना हम सब का फ़र्ज़ है। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारी तरफ से उनको नेक तमन्नाएँ देता हूं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए टी न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।